नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको जागरूक करती चलूं कि साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है। जी हां, अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो आप सबने देखा होगा कि हम सब घरों में कैद थे, लेकिन इस तरीके की घटना बहुत ज्यादा सामने आ रही थी कि किसी का अकाउंट हैक कर लिया गया, किसी का नंबर हैक कर लिया गया, किसी की आईडी हैक करके बहुत सारे पैसे वसूल लिए गए, फ्रॉड नंबर से कॉल आ रही है। जी हाँ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आ रही थी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि साइबर क्राइम अभी भी नहीं रुका है। साइबर क्राइम का जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो अभी भी इस तरीके से साइबर क्राइम कर रहे हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। और अब तो हमारे मेरठ के जिलाधिकारी जो पूरे जिले की कार्यभार को संभाले हुए हैं, पूरे जिले को संभाले हुए हैं, उनके नाम से भी फ्रॉड किया जा रहा है। जी हाँ, आपको मैं आगे खबरों में दिखाऊंगी कि क्या घटना आज हुई, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जागरूक करना चाहूंगी कि आपकी जागरूकता ही आपको ऐसे अपराधों से बचा सकती है। साइबर क्राइम फ्रॉड जो है आपके फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा किया जा रहा है, जिसके लिए आपको जागरूक होना होगा। अपनी पर्सनल जानकारी किसी को भी शेयर नहीं करनी होगी। कोई भी ओटीपी नंबर आपसे मांगता है, आपको नहीं देना। आधार कार्ड नंबर या आपके फोन का नंबर से कोई भी लिंक ऐसा जुड़ा हो वो आपसे मांगा जाए, वो आपको शेयर नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपनी बैंक डिटेल नहीं देनी है, क्योंकि यदि आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो साइबर क्राइम करने वाले इतने तेज लोग होते हैं कि वो आपकी छोटी सी बातों से बड़ी बातें निकाल करके आपका पूरा अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। आपके नाम की आईडी बनाकर दूसरे व्यक्ति से आपके नाम पर पैसा ले सकते हैं। ये बहुत जागरूकता वाली बात है कि आपको जागरूक होना होगा, सभी को जागरूक भी करना होगा, क्योंकि पिछले दिनों ऐसे केस भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं कि किसी के भी नंबर को हैक करके उसके नंबर के और जो लिस्ट होती है उनको निकालकर और लोगों को कॉल की जा रही थी और अपने नाम से पैसा मांगा जा रहा था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि शायद हमारा कोई रिलेटिव परेशानी में होगा तभी हमसे पैसे की मांग कर रहा है, तो पैसे डाल भी देते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जागरूक बने, तभी आप ऐसे क्राइम से बच सकते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम अपने पैर, अपने हाथ बहुत ज्यादा पसारता जा रहा है, जिसके कारण से बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोगों की जागरूकता की। जागरूक बने, क्राइम से बचे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम करने वाले हदें कर रहे पार। जिलाधिकारी दीपक मीणा की तस्वीर व्हाट्सएप पर लगाकर अधिकारियों से की जा रही मोटी ठगी। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पुलिस को सतर्कता बरतने के दिए आदेश। साथ साथ पत्रकारों से रूबरू हो कहा, किसी भी फेक नंबर से यदि आती है कॉल या मैसेज तो तुरंत दे सूचना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय मिडवाइफरी ट्रेनिंग संस्थान की हुई स्थापना। उद्घाटन करता रहे मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा। भारत सरकार द्वारा 5 राष्ट्रीय ट्रेनर व 3 अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर किए गए नियुक्त। स्टेट नोडल अधिकारी व मेरठ में स्थापित होने वाले NIMT के उप अधीक्षक डॉक्टर दिनेश राणा ने दी जानकारी। 4 राज्यों से 27 अभ्यर्थी मिडवाइफरी कार्यक्रम के अंतर्गत 18 महीने का विशेष परीक्षण करेंगे प्राप्त। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में हुआ नेफ्रोलॉजी विभाग पूर्ण रूप से क्रियाशील। डॉक्टर इंद्रजीत एवं डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव द्वारा सोमवार से शनिवार प्रतिदिन की जाएगी OPD। प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य है मरीज के गुर्दा रोग लक्षणों की पहचान कर तुरंत इलाज प्रारंभ करना। इस अवसर पर सुपर स्पेशलिस्ट विभाग प्रमुख डॉक्टर सुभाष ढैया, मीडिया प्रभारी डॉक्टर BD पांडे, डॉक्टर इंद्रजीत, डॉक्टर अतीत श्रीवास्तव आदि रहे मौजूद। किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकल फील्ड में बड़ा ही नाजुक है टास्क। मैक्स अस्पताल द्वारा मेरठ के 52 वर्षीय विजयपाल सिंह का किया गया सफल लेप्रोस्कोपी किडनी ट्रांसप्लांट। प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टर वरुण वर्मा ने दी जानकारी।
मेरठ पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बताया प्रेरणादायक शख्सियत। कहा झोंपड़ी में पैदा होने वाली बच्ची बनेगी भारत की राष्ट्रपति। साथ साथ केरल के राज्यपाल ने कहा हमारी संस्कृति की पहचान हमारी आत्मा से है। नगर निगम द्वारा लगातार चलाया जा रहा सफाई अभियान, लेकिन उसके बाद भी शहर के डेयरी संचालक अपनी गाय भैंसों का गोबर डाल रहे नाले व नालियों में, जिससे नाला हो रहा चौक। आज नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने डेयरी संचालकों के साथ की बैठक में दी चेतावनी। कहा अगर अब नालों में बहता मिला गोबर तो लगाया जाएगा जुर्माना, की जाएगी FIR दर्ज। शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निगम पार्षद करेंगे लोगों को जागरूक, ताकि बीमारियों से किया जा सके बचाव, जिसे लेकर आज स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम अधिकारियों ने टाउन हॉल में की बैठक। अपने अपने वार्डों में स्वच्छता बनाए रखने की कही बात, साथ साथ दी जानकारी। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान, जिसके तहत लोगों को साफ सफाई के लिए किया जाएगा जागरूक। मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा बन रहे शराब तस्करी का अड्डा। प्रयागराज से एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट कमिश्नर ने डाला डेरा, धरपकड़ की शुरू। ग्राहक बनकर पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जांच के लिए लगाई टीम, पकड़ी लाखों की शराब। अग्निपथ कानून वापस लेने के लिए आज देश भर में हुआ बड़ा प्रदर्शन। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने सैकड़ों युवाओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। लॉयंस क्लब मेरठ भवानी द्वारा लगाया गया नेत्र जांच शिविर। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर पुष्कर अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। उनके कर कमलों द्वारा 20 जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे किए गए वितरण। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष लॉयन लविंदर भूषण शर्मा ने दी जानकारी। गत माह लगभग 120 लोगों ने कराई नेत्रों की जांच। NAS डिग्री कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय पंडित गंगादान शर्मा मेमोरियल ओपन महिला कबड्डी टूर्नामेंट। आए हुए अतिथियों व मंडल पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। आज की प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 20 टीमों ने लिया भाग। टूर्नामेंट के माध्यम से खेल के क्षेत्र में कैरियर बनाने की इच्छुक बालिकाओं को दिए जा रहे नए अवसर। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम का फ्रॉड करने वाले अपने हाथ पैर पसारते जा रहे हैं और अब तो जिलाधिकारी को भी नहीं बख्शा, जो हमारे जिले के पूरे कर्ता धर्ता है, हमारे जिले की बागडोर संभाले हुए। जी हाँ, दीपक मीणा जिलाधिकारी, उनके नाम पर भी फ्रॉड किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं थोड़ी सी घटना कि किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। दीपक मीणा के नाम पर 1-2 नंबर चलाए जा रहे हैं, साथ साथ उनके व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर उन्हीं के नाम से अधिकारियों से पैसों की डिमांड की जा रही है, मोटे गिफ्ट की डिमांड की जा रही है। जब ये सूचना जिलाधिकारी को दी गई, पहले जब 1-2 सूचना आई तो लगा कि शायद कोई वैसे ही मजाक कर रहा है या वैसे ही घटना होगी, लेकिन जब ये सूचना बढ़ती चली गई तो आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सबसे पहले पुलिस को कहा कि सतर्क होते हुए यदि कहीं से भी ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। कहीं से केवल दीपक मीणा जिलाधिकारी के नाम पर ही नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी अगर ऐसी सूचना मिलती है, किसी और की आईडी को हैक कर ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। साथ साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए भी उन्होंने पूरी जानकारी दी कि उनके नाम से किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। सारी जानकारी बताते हुए कहा कि आने वाले समय में वो सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि जागरूकता बहुत जरूरी है, सभी सतर्क रहें। किसी के नाम से भी फोन पर या मैसेज से अगर कोई पैसे आपसे मांगता है, जब तक आप पूरा कंफर्म ना कर लें तब तक कोई भी अपना पर्सनल लिंक शेयर ना करें, ना ही फेक मैसेजेस या फेक चीज़ें पहले भी लोगों के साथ हुई है और इस बार घटना ये है कि एज अ जिलाधिकारी मेरे साथ हुई है, तो हमने वो नंबर ऑलरेडी पुलिस को दे दिया गया और मैंने अपील भी की है कि वही नंबर नहीं, किसी भी नंबर से। कल को आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई नंबर किसी का भी हैक कर लेता है, तो किसी भी नंबर से इस टाइप के गिफ्ट कार्ड या कुछ भी पैसे की डिमांड या कुछ कोई करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि इन सब चीज़ों में विश्वास ना करें और उसको तत्काल रिपोर्ट करें कि उनके खिलाफ एक वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाए। ये बड़ा साइबर क्राइम है, अगर जिलाधिकारी भी कार्य कर रहा है तो उसकी हिम्मत और जो कर रहा है आप ये देखेंगे, मुझे लगता है कि इस टाइप के लोग नहीं है जो सिर्फ मेरठ से ऑपरेट कर रहे हैं। ये आप आज सिर्फ जिलाधिकारी की बात नहीं, हम रोज़ देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े पर्सनालिटीज़ हो गए, उनके अकाउंट हैक हो रहे हैं।
और कई लोग ये पोस्ट करते रहते हैं कि मेरे अकाउंट से हो चुके हैं, इस पे से वो डिलीट करते हैं और ये सब चीज़ें। तो लगातार इसमें साइबर क्राइम में लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इस केस को भी रिपोर्ट कर दिया और आगे भी सभी लोगों से ये मेरी अपील है कि मेरा ही नहीं, किसी का कुछ भी आए तो मुझे लगता है कि उसको हमेशा कंफर्म कर लें और इन लोगों के चक्करों में ना आए और उसको तत्काल रिपोर्ट करें कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको बताती चलूं कि आप काफी समय से सुन रहे हैं कि मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जिसका कारण है थोड़ी सी अज्ञानता, जानकारी की कमी और थोड़ी सी स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति कभी। गांव में जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरी सुविधाएं नहीं हो पाती, जिसके कारण से शिशु या माता की मृत्यु की घटना सामने आ रही है। उसको लेकर के आज मैं आपको बताती चलूं, भारत का पहला मिडवाइफरी सेंटर आज लाला लाजपत राय में खुल गया है, जिसमें पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी और 18 महीने की ये ट्रेनिंग होगी, जिस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद किस तरीके से आगे का कार्य करना है, आगे ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरी टीम को तैयार किया जाएगा। आज उद्घाटन करने के लिए मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचकर ट्रेनर और आगे जानकारी देंगे, आगे ट्रेनिंग देंगे, पूरी जानकारी दी। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आज उद्घाटन किया गया और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और अधिक सुविधाएं देने के लिए किस तरीके से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। साथ साथ ये भी बताया गया कि जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी 18 माह की, उसके बाद जो ANM है उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो केवल एक नर्स नहीं रहेंगी। अभी तो जो कार्य करती हैं वो केवल डॉक्टर के बताए अनुसार ही करती हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें मिडवाइफरी की ट्रेनिंग पूरी तरीके से दे दी जाएगी तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग में कार्य कर सकेंगी और जागरूकता को फैला सकेंगी। कितने वेरिएंट्स यहाँ पर होते हैं जो आइसोलेशन में, कितने एक्टिव केस हैं टोटल? हमारे कुल मिला के 32 एक्टिव केसेस हैं मेरठ के अंदर कोविड के, और 24 से 24 घंटे में 6 केसेस मिले हैं। कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं है, सब लोगों के यहाँ इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, जो पहले खांसी जुकाम बुखार उस तरह के सिम्टम्स, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। कोई पेशेंट सीरियस नहीं है, कोई हॉस्पिटल में इसकी वजह से एडमिटेड नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी एहतियात जो बरते हैं, जैसे कोविड के अंदर बढ़ता जाता है, अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बंद कमरे में ना रहें, वो और आप करते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सर, जो पेशेंट्स मिले हैं कोरोना के, उन्हीं में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है, तो वो चीज़ जो मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें ओमिक्रॉन की ही पुष्टि हुई है। ये बहुत कोई अलग नया वेरिएंट नहीं है जिससे घबराने की बात है। ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड वेरिएंट है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा 3rd वेव के अंदर, वो बहुत माइल्ड वेरिएंट है। सर, सभी जो कोरोना पेशेंट्स आए सभी वैक्सीनेटेड थे? ये मैं इस समय बता नहीं पाऊँगा, ये स्टडी चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है, तो ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर वैक्सीन लगे तो कोरोना नहीं हो सकता। मतलब ये आपका सोचना कि कोरोना नहीं होगा अगर वैक्सीन लगे गलत है। कोरोना के पेशेंट्स वैक्सीनेटेड होना संभव है, लेकिन सिम्टम्स वगैरह ज़्यादा नहीं होगा, सिम्टम्स कंट्रोल होगा, जैसे आपने पहले जो लहर थी उनमें देखा। आज के टाइम पे एक ग्रास रूट मैटरनल केयर, न्यूबॉर्न हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और टाइम के साथ हम लोग आप देखेंगे भी तो बहुत ज़्यादा फोकस कैसे इन बच्चों की जान बचाए और कैसे इन मदर्स की जान बचाए क्रिटिकल उसमें। तो इसको लेकर ऑलरेडी जो हमारे मिडवाइफ्स हैं वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम बहुत पहले से ANMs का और स्टाफ नर्सिस का और सबका स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो आज ये ज़रूरत महसूस हुई कि कहीं ना कहीं वो स्पेशलाइजेशन, कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर इंकलकेट करना है। और उसी के क्रम में एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसमें नेशनल मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जिसमें मेरठ दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है यूपी में पहला जहाँ पे ये ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये एक तरीके का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कोर्स है 6 मंथ्स का, और इसमें दूसरी स्टेट से भी, जैसा मुझे यहाँ बताया गया कि 4 स्टेट उड़ीसा, सिक्किम, हमारे यूपी से, इनको मिलाते हुए 4 स्टेट्स के 21 पार्टिसिपेंट अभी फर्स्ट बैच में जिनको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी। और यही सारे एक तरीके से पीयर एजुकेटर की तरह वहाँ जाएंगे अपनी स्टेट्स में, और स्टेट के जो
मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट जो डेवलप हो रहे हैं उनमें जाके ट्रेनिंग देंगे एंड इन रिटर्न एक कार्डर जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही प्रोफेशनल कार्डर जो डेवलप करना है ग्रासरूट लेवल पे, उसका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मुझे काफ़ी खुशी है ये बताते हुए कि मेरठ को ये एक तरीके का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे पहला यूपी का मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो लोग निकल के जाएंगे वो और नीचे इसी तरीके से काफ़ी लोग को ट्रेन करेंगे और हमारा जो आने वाला टाइम है उसमें इंडिया का जो IMR या MMR है वो इस एक इंटरवेंशन की वजह से काफ़ी रैपिडली डिक्रीज करेगी। 1% अपने नंबर पर आपकी सुविधा बनाए हुए था और गिफ्ट दिया। अब मैं आपको बताती चलूं, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जिसके लिए हमें देश विदेश में जाना पड़ता था, लेकिन अब सारी सुविधाएं हमें हमारे मेरठ शहर में ही बहुत कम खर्च में उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी हां, मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि किस तरीके से तरक्की की ओर हमारा मेरठ शहर बढ़ रहा है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, लाला लाजपत राय में नेफ्रोलॉजी विभाग की पूर्ण रूप से क्रियाशील कर लिया गया है। यहाँ पर डायलिसिस के लिए भी 8 जो है बेड बना दिए गए हैं। साथ साथ आज प्रेस वार्ता के माध्यम से प्राचार्य आरसी गुप्ता ने पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर ओपीडी करी जाएगी। ओपीडी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा नजर आता है जिसको गुर्दों की प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। गुर्दों की कुछ जानकारी बताई गई कि कैसे पहचान सकते हैं कि गुर्दों की बीमारी शुरू हो चुकी है। पैरों में सूजन आना, बार बार टॉयलेट नहीं आना और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को उन्होंने बताया कि इससे हम पहचान सकते हैं कि हमें गुर्दे से संबंधित कोई भी बीमारी है और अब इसका इलाज तुरंत शुरू किया जाएगा। किसी भी एज ग्रुप में ऐसा नहीं है कि किसी एज ग्रुप में ज़्यादा है किसी में कम है। यंग लोग भी आते हैं हमारे पास ये सब सिम्टम्स लेके कि कभी कभी पैर में नहीं तो आंखों के नीचे सूजन आता था, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, 20 साल की उम्र है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, आंखों से धुंधला दिखाई देता था, ब्लड प्रेशर कभी 200 कभी उससे भी ज़्यादा मिला गया है। कभी कभी उन लोगों को पेशाब में कभी कभी खून आता था, उसको नज़रअंदाज कर दिया। कभी कभी पेशाब में खून निकला है, उसको नज़रअंदाज किया। फिर कभी कभी रात को बार बार पेशाब जाने की दिक्कत, कभी कभी वैसे ही बस कमज़ोरी है, भूख कम लगती है, जांच किया तो पता चला थोड़ा खून की कमी है, आगे की जांच उन्होंने करवाई नहीं। तो हर एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा होगा, 50 के ऊपर। जैसे उनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, 20 साल से या तो बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर है या ओल्ड एज हो गया है, प्रोस्टेट की बीमारी है, उन लोगों को गुर्दे की बीमारी हो सकती है किसी भी एज। तो ये जो व्यक्ति है जिनका मैंने बताया कि सूजन आना, कमजोरी रहना, पतली जाना, खून में कभी कभी पेशाब जाना और उसके ऊपर से ब्लड प्रेशर भी रहना, इन लोगों को टाइम निकाल के एक बार उनके विभाग को जरूर दिखाना चाहिए। आज लाभ हो ताकि हम उसका पहले ही डायग्नोसिस करें और उसके बाद उसको उचित ट्रीटमेंट जो है। आमतौर पर देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेज तक लोग आने में परहेज करते हैं। अब आप जैसे कुशल डॉक्टर यहाँ पे आए हैं तो लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो यहाँ पे फैसिलिटी दी है उसका ज़रूर से फ़ायदा उठाए पेशेंट से। पहले शायद उन्हें कहीं दूर जाना पड़ता हो, यहीं पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल तो ज़रूर उसका कौन सी फैसिलिटीज? जैसे कि एक तो गुर्दे की ओपीडी है जो रोज चलती है मंडे से लेकर सैटरडे तक। दूसरा, अगर किसी को गुर्दे की बीमारी की वजह से गुर्दे की बायोप्सी की ज़रूरत है, बायोप्सी जाँच होती है किडनी की, वो भी यहाँ उपलब्ध है। हम यहाँ शुरू कर चुके हैं, बायोप्सी कर भी चुके हैं, उसका इलाज भी हो चुका है। तो और उसके अलावा साथ में कुछ लोगों को डायलिसिस के लिए अगर किसी को कैथेटर होता है डायलिसिस करने के लिए यहाँ अवेलेबल इंटरनल ट्यूबुलर वेन कैथेटर कहते हैं उसको, और डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन हमारा फोकस जैसे सर ने अभी बताया है कि गुर्दे की बीमारी अर्ली ये प्रेस वार्ता इस संबंध में है कि हमारे यहाँ मेरठ मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज शुरू हो गई हैं काफ़ी पहले से। इसमें हमारा एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि इसमें जो किडनी और उससे जो संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज होता है। और किडनी की जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में भी होती हैं और साथ में इसमें जो है ये बीमारी से ग्रसित जो रोगी है उसको बहुत लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है। कई बार वो
ठीक हो जाते हैं, कई बार नहीं ठीक होते हैं। इसीलिए इस इन बीमारियों को असाध्य रोग के श्रेणी में रखा है। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि जो हमारे इस तरह के रोगी हैं जो कि इससे ग्रसित हैं या ग्रसित होने वाले हैं, वो अगर हम लोगों के पास समय से आ जाएं यहाँ पे, तो कम से कम उनको गंभीर अवस्था में जाने से रोका जा सकता है और साथ में जो लोग बीमार हैं उनका हम लोग समुचित इलाज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर इंजीत हैं, डॉक्टर अर्पित जो कि SCPGI लखनऊ स्ट्रेंड हैं और यहाँ पे हम लोग के यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इस तरह की किडनी के मरीज हैं वो समय ऐसे आए। यहाँ पे हमारे यहाँ सारे दिन साढ़े छः दिन हमारी OPD चलती है नेफ्रोलॉजी की, और ये दोनों लोग बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही जो है लगनशील और कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो आप से ये अपेक्षा है कि जनमानस को इसे सूचित करें और ये जो है जनमानस जो सामान्य जनता है वो आकर के इन लाभों जो यहाँ पे बस उपलब्ध है उनका लाभ ले सकें। सर, किडनी की बीमारी की पहचान किस तरह होती है? किडनी की बीमारी की पहचान के तरीके तो आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट लोग बताएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन मोटा ये है कि अगर किसी को पैर में सूजन आ जाती है तो वो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं भी शरीर में सूजन या पैर सूजन आती है तो ये एक सबसे पहला लक्षण है। बाकी जब स्टोन हो जाते हैं या जब कोई और बीमारी हो जाती है तो अलग अलग रूप में वो मैनिफेस्ट करती है, जो कि आपको भी विशेषज्ञ लोग बताएंगे। और यहाँ पे हमारे यहाँ डायलिसिस सुविधा भी उपलब्ध है और हम लोग का जो ध्येय है वो ये है कि पेशेंट डायलिसिस की स्टेज तक ना जाने पाए, उसके पहले क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या क्या हम लोग सिम्टम मरीज को हों, उस सिम्टम के साथ मरीज को पहचान लिया जाए, मरीज आए, कौन से रेगुलर चेकअप, ये डॉक्टर साहब लोग आपको बताएंगे। और इससे जो है इन चीज़ों से अवेयरनेस से जो हमारी सामान्य जनता है उसको जागरूक आईडी। अब मैं आपको बताती चलूं कि यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट करना कितना नाजुक टास्क होता है। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसके मैच की किडनी ढूंढना। जब किडनी डोनर मिल भी जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद किडनी को ट्रांसप्लांट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताती चलूं, मैक्स अस्पताल द्वारा सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया 52 वर्षीय मेरठ के विजयपाल सिंह का। जी हाँ, और अब वो स्वस्थ हैं और अपने घर भी गए। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं, प्रेस वार्ता के माध्यम से आज जानकारी दी गई। बताया गया कि विजयपाल सिंह 52 वर्षीय थे, उनकी एक किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। किडनी डोनेट करने के लिए उनकी पत्नी ने अपनी किडनी डोनेट करी, पूरी तरीके से पत्नी की किडनी उनसे मैच हुई और किडनी ट्रांसप्लांट की गई। लेकिन आपको एक चीज बताती चलूं, लेप्रोस्कोपी के दौरान उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि लेप्रोस्कोप है क्या। जी हाँ, लेप्रोस्कोपी का मतलब है कि छोटा सा एक मशीन में कैमरा लगा होता है जिसके द्वारा हम केवल छोटा सा ही कट लगाते हैं और उस कैमरे के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, जिसके अनुसार हम जो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है वो छोटे से कट के द्वारा भी कर सकते हैं। और ये सफल इलाज मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने, पूरी टीम ने मिलकर किया और काफी खुशी है आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि अब मरीज और डोनर दोनों ही स्वस्थ हैं। आपको कितने दिन में कोई दिक्कत तो नहीं होती मैम? अच्छा, तो दवाई खानी पड़ती है? और परहेज का खाना महसूस लगता है नहीं? किडनी इन्होंने दी है क्या? देखिए, जो अभी तक ट्रांसप्लांट हुए हैं, 1966 में फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, पर की किडनी मजबूरी लगी किडनी निकाल दी, ठीक है। उन सारे सैनिकों को 20 साल फॉलो किया, तो 1966 में जाके समझ में आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट पे, ना ब्रेन पे, किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, आज प्रेस वार्ता की जा रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या जानकारी देना चाहते? तो बेसिकली हम लोग ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया था मैक्स हॉस्पिटल पटपुरगंज में, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। ट्रांसप्लांट तो वैसे इट्स वेरी कॉमन, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन सिंस हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो अस्पताल है, वो डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ के लिए ही फेमस है। हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर्स हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास 99% सिर्फ डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होते हैं। वो पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट कहीं और हो ही नहीं सकता, जैसे हमारे पास एक फिजी आइलैंड के पेशेंट चल रहे हैं जिनका क्रॉस मैच पॉजिटिव है,
वो 3 जगह घूम के आए हैं। न्यूजीलैंड से उन्हें मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें मना कर दिया, हमारे पास आए हैं। अब उनका अब बाय गॉड्स ग्रेस हो जाना चाहिए, 2-3 दिन में ट्रांसप्लांट प्लान है उनका। हमने ऐसे ही एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रांसप्लांट किया था, हमारे पास हमारे भाई साहब हैं, इनका ट्रांसप्लांट किया था। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रांसप्लांट था, हार्ट बहुत वीक था। हम हार्ट के सर्जन्स, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी टीम हमारी बैकअप में थी, कार्डियोलॉजिस्ट बैकअप में थे, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट बैकअप में थे। सब लोग एक साथ मिलके हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना के हम लोग तैयारी के साथ गए थे। तो भगवान की कृपा है कि सब ठीक हो गया। तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है और किस तरह से पूरा मेंटेनेंस किया जाता है मरीज को भी? सो ट्रांसप्लांट से पहले हम रेगुलर डायलिसिस करके पेशेंट को फिट करते हैं। पेशेंट और डोनर को डिटेल में जांचें करते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ऑलमोस्ट 1.25 लाख के आसपास की जांचें हो जाती हैं। सब कुछ जब हम कंफर्म कर लेते हैं, पेशेंट की सेफ्टी, डोनर की सेफ्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोनर होता है। डोनर की सेफ्टी जब हम कंफर्म कर लें, पेशेंट के लिए सेफ़ होना चाहिए, पेशेंट फिट होना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना के सरकारी कमेटी में डालते हैं। जब हमें परमिशन मिलती है तब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हर जगह हो रही है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन खास बात क्या है, क्योंकि पैसों को लेकर मेरठ की जनता या आसपास का देखा जाए तो वो कंडीशन नहीं है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी, पैसों को लेकर क्या फैसिलिटी? देखिए, आज से 20 साल पहले, 20 या 25 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था। देखिए, अच्छी बात यह है कि जितने का ट्रांसप्लांट तब होता था उससे मुश्किल से 15-20% फ़र्क हुआ है। कॉस्ट आज भी उतनी ही है, मुश्किल से 4,90,000 का ट्रांसप्लांट होता है। जांचें अलग होती हैं, वो हम सारी जांचें ओपीडी में करते हैं, तो उससे क्या होता है, इससे मरीज़ के पैसे बच जाते हैं। एडमिट सिर्फ हम 8 दिन के लिए करते हैं पेशेंट को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके अलावा हम सब कुछ ओपीडी में करते हैं, जितना हो जाए हम उस तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करने आया है वो मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहा है। बहुत बड़ी इश्यूज होते हैं। भाई, आप डायलिसिस करा रहे हैं, आप बीमार रहे हैं, आप कई बार हॉस्पिटल गए हैं, आपके फंड्स ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं फंड्स में किसी तरीके से पेशेंट की ट्रांसप्लांट कर सकें। एक बार पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो गया तो फिर अपने काम पे जाएगा, अपने काम पे जाएंगे, अपना पूरा बिजनेस संभालेंगे, फार्मिंग करेंगे, खेती करेंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। अब मैं आपको बताती चलूं, केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान मेरठ पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि एनडीए द्वारा जो उम्मीदवार चुनी गई हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एक झोपड़ी से उठी हुई बेटी हैं। जी हाँ, और वो सबको साथ लेकर सबका विकास की ओर सोचते हुए आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती हैं। पहले वो राज्यपाल भी रही हैं और उनका यही कहना है कि यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं तो सभी को साथ लेकर चलेंगी, सभी की समस्याओं की सुनवाई भी करेंगी। सार्वजनिक जीवन में विधायक, मिनिस्टर, बहुत ही सक्षम महिला है। और उसके साथ मैं कहता हूँ किसी भी भारतवासी के लिए ये बात अपने आप में बेटे, आप लोग जरा जो मना कर रहे हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से कमजोर बहराइच में था जब उनका 1 महीना कंप्लीट हुआ। आप भाई साहब आ जाओ। तो उन्होंने मुझे फोन किया, आपसे कहा कि आरिफ साहब, तो वो 1 महीना उन्होंने नगर में पति वो ऑर्गेनाइज किया। वो तो केरल असाइड कहीं मैं उन्हें जानता था पहले से, मतलब जो मुजफ्फरनगर आए उससे पहले कई मीटिंगों में समय पहले, और खाना तो बहुत 6-7 साल। कुरान का कितना सबको पता चल जाए तो आधी समस्या नहीं। सर ने हिजाब पे इतना बढ़िया अभी वो साहब जो आपने इस्लाम के बारे में इंटरव्यू कितनी बार सुने हैं, ऐसा लगता है कि आप आए मेरठ आए, आपसे अच्छा कोई इंटेलेक्चुअल आपने अभी रटौल की बात की, आम के मौसम में आप आए। से थे ना 84 ये पहली बार
एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को, जिसने हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनाया, दूसरी बार रामनाथ कोविंद जी को, और अब तीसरा मौका मिला तो देश के आदिवासी समाज से आने वाली एक सक्षम महिला को के बारे में फैसला किया। ये ज़बरदस्त फैसला है और ये वास्तव में जो चीज़ कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे को अनुवादित करना है वास्तविकता में। नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कल भी दिखाया कि लगातार नाले और नालियों की सफाई कराई जा रही है ताकि जब बरसात का मौसम हो तो जल भराव की समस्या सामने ना आए। लेकिन उसके बाद भी शहर में जो डेयरी वाले हैं वो अपनी गाय और भैंसों का गोबर लगातार नालों में और नालियों में बहा रहे हैं, जिसके कारण से नाले और नालियां चौक हो जाती हैं और जल भराव की समस्या बार बार सामने आ रही है। आज नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने डेयरी संचालकों के साथ आज एक बैठक की और साफ साफ चेतावनी दे दी कि यदि अभी भी उन्होंने अपनी गाय और भैंसों का गोबर नाले और नालियों में डालना बंद नहीं किया तो उनको जुर्माना तो देना ही होगा, साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी गाय और गोबरों जो गाय और भैंसों का गोबर है उसको गाड़ियों में डालें और कहीं दूर एक जगह खेतों में इकट्ठा करें, नालों में न डालें, जिसके कारण से जल भराव की समस्या काफी सामने आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जब नालों की सफाई कराई जाती है तो उसमें काफी लागत आती है, काफी पैसा लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद ही नालों में फिर से गोबर भरने के कारण वो चौक हो जाती है। सर, डेयरी संचालकों के साथ आज बैठक की गई थी, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? आज मेरे द्वारा अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त की मौजूदगी में डेयरी संचालकों के साथ बैठक की गई है। इसमें जो शहर की एक ज्वलंत समस्या है, जो गोबर नालियों में बहाया जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। मेरे द्वारा सभी डेयरी संचालकों से यह कहा गया है कि वो गोबर जो नाली में बहाना है वो तत्काल रूप से इसको बंद कर दें और कोई व्यवस्था बनवाकर जो एक गोबर जहाँ पे निस्तारण होता है, एक 43 एकड़ का प्लांट है, वहाँ पे उस गोबर को पहुँचाएं। अगर यह व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की जाती है तो नगर निगम की कार्रवाई जो डेयरी संचालकों के खिलाफ हो रही है वो जारी रहेगी। तो क्या कोई शुल्क वगैरह भी सर लिया जाएगा उनसे? जिस तरह से कूड़ा उठाया जाता है घर से, इसी तरह से अगर कर्मचारी गोबर उठाएंगे तो कोई शुल्क आदि देना पड़ेगा? इसमें कोई कर्मचारी गोबर नहीं उठा रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा यही कहा गया है कि डेयरी जो संचालक है वो अपने स्तर से ही ऐसी की व्यवस्था करें कि वो जो गोबर है वो प्लांट तक उसको पहुँचाएँ। प्लांट की तरफ से वो निःशुल्क जो गोबर का निस्तारण किया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी, आपकी बैठक के बावजूद भी अगर नाले नालियों में गोबर पाया जाता है तो क्या उसके लिए कार्रवाई की जाएगी? अगर नाले नालियों में गोबर वाली समस्या आती है तो उसमें जैसे नगर निगम के द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई है, उसमें आगे भी जुर्माना शुल्क की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सफाई अभियान को लेकर अब नगर के पार्षद भी जागरूक करेंगे। जी हां, जहां स्वास्थ्य विभाग भी जागरूकता अभियान चलाएगा, तो आपको आज बताती चलूं 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोगों को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जगह जगह सभी को सफाई के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ साथ बताया जाएगा कि संचारी रोग किस तरीके से फैलते हैं, हम उनसे किस तरीके से बच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा, तो वहीं नगर पालिका पार्षदों द्वारा भी इस तरीके से सफाई अभियान चलाकर सभी को जागरूक किया जाएगा। आज टाउन हॉल में बैठक के जरिए इन सभी बातों पर विचार किया गया। नगर मलेरिया अधिकारी जो है यहाँ पे आए थे और नगर निगम की टीम डॉक्टर हरपाल जी, हमारे सभी इंस्पेक्टर और लगभग सभी वार्डों के पार्षद यहाँ आए और उनको एक जागरूकता अभियान के तहत, जिससे कि क्योंकि सबका संपर्क जो है पूरे सबसे रहता है, जनता से रहता है, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने ये अभियान चलाया। यहाँ पे आज बैठक हुई थी और सबसे निवेदन की अपील की गई, आप अपने वार्डों में, समस्त वार्डों में सबसे अपील करें कि आप लोग जो है कहीं पे भी पानी ना इकट्ठा होने पाए। अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव करवाएं, नगर निगम को सूचित करें, उसमें एंटी लार्वा छिड़काव, या फिर अगर आपके घर पे मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल है तो उसको छिड़काव करें, जिससे कि वो उसमें लार्वा पनप ही ना पाए और मच्छर ना जनरेट हों। साथ ही इस समय डेंगू की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें ये डेंगू के जो लार्वा होते हैं वो उसमें
साफ़ पानी में पनपते हैं। तो उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी अपने घरों में अगर फ्रिज है तो उसके नीचे जो पानी इकट्ठा होता है, साफ़ पानी इकट्ठा होता है, उसको ना इकट्ठा होने दें। गमलों आदि में पानी ना इकट्ठा होने दें। कूलर आदि सबकी सफाई जो है नियमित बेसिस पे करते रहें। किसी भी जगह अगर साफ़ पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव करें, नहीं तो उसमें भी जो है मच्छर पनपने के चांस होते हैं और वो डेंगू के मच्छर होते हैं। यही अपील हमने सबसे की है कि आप नगर निगम का सहयोग करें और जहाँ भी ऐसी समस्या आती है नगर निगम को सूचित करें, हम वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव करवाएंगे। शहर की जनता से यही अपील है कि वो खुद भी सजग रहें, सावधान रहें और इन सब चीज़ों पे खुद अवेयर हों कि हम ये मच्छर पनपने वाली जगहों पे अगर कोई ऐसी जगह है तो उन जगहों को पे अगर जल भराव हो रहा है तो उसको सूचित करें नगर निगम को, जल भराव हटाया जाएगा, जल भराव कम कराया जाएगा और वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा जिससे वहाँ पे मच्छर न पनपने पाएंगे। शराब तस्करी पर अब रोक लगेगी। जी हां, आप सभी जानते हैं कि सबसे सस्ती शराब हरियाणा में होती है और हरियाणा से शराब को सस्ते दामों में लाकर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में मोटे दामों पर बेचा जा रहा है और ये काफी समय से चल रहा है। इसकी सूचना जब प्रयागराज इंटेलिजेंस एजेंसी को लगी तो वहां से पूरी टीम मेरठ पहुंच चुकी है। मेरठ ही नहीं, जगह जगह पर ये टीम पहुंच चुकी है और वहां पर पहुंचकर अपनी अपनी टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दिल्ली और जो हाईवे एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, वहां पर भी टीम तैनात है और छापे मार रही हैं। ग्राहक बनकर जो ब्यूरो एजेंसी के चीफ हैं वो पहुंच रहे हैं और किस तरीके से वहां से शराब की बात की जा रही है, शराब की तस्करी की जा रही है, सारी जानकारी ले रहे हैं और काफी लाखों की शराब बरामद भी की गई। सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम में पहुंची है, क्या प्रकरण है सर, किस तरह से यहाँ पे छापेमारी क्या चल रहा है? दरअसल आबकारी आयुक्त महोदय को ये शिकायतें मिल रही थी कि हरियाणा और दिल्ली में शराब जो सस्ती हो गई है उससे बहुत सारे लोग जो हैं मेरठ मंडल के अंदर शराब को लेके आ रहे हैं, जो अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए भी ला रहे हैं और उससे ज़्यादा भी ला रहे हैं। नियम ये है कि कोई भी एक नग, चाहे वो 180 ml का हो, चाहे 375 ml का हो या 750 ml का हो, उसकी वो खुली बोतल ही ला सकता है, उससे अधिक वो नहीं ला सकता। लेकिन दिल्ली सरकार की जो स्कीम है जिसके वजह से एक के साथ एक फ्री की जो है सूचना मिल रही है, उसको देखते हुए ऐसी तस्करी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा था और हमारे यहाँ लोगों की संख्या कम पड़ रही थी, इसलिए बाहर की टीम को भी इनवाइट किया गया है और वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर ओवर रेटिंग का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है, हालांकि वो टीम ओवर रेटिंग भी चेक कर रही है, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता ऐसी मिली नहीं है, ना ऐसी कोई सूचना भी कहीं जा रही है। अग्निपथ योजना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना बनाई गई है उसके विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, पथराव किए जा रहे हैं और काफी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज हमारे मेरठ में भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान युवाओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, कहा कि जल्दी से जल्द अग्निपथ योजना के जो नियम बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। अंकुर कहाँ गया? अंकुर फोगा, अंकुर बोलेगा। जेल में चले गए, कुछ जान बचाने को लग गया, कुछ फैसलों के चक्कर में लग गया। भाई सरकार तो किसान भी लोगों भी कह रही थी वापस नहीं लेने के, हमें तो सड़क पे बैठना आवे, बिना पल्ली के बैठना आवे और वापस हम करवाओगे, हम करवाओगे वापस, जब अपनी पाओगे वापस होगा। वापस तो पता नहीं सरकार क्या कहती, क्या नहीं होने का, क्या नहीं। कहना है कि ये जो अग्निवीर योजना उन्होंने चलाई है इससे युवाओं का जो भविष्य बनेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का भविष्य बनेगा मतलब 15 साल की नौकरी जो करे था युवा, वो छोड़ के अब 4 साल की नौकरी करेगा, उससे युवा का भविष्य बनेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब वो उनको जो धनराशि देंगी उससे आके वो पैरामिलिट्री फोर्स में उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि पैरामिलिट्री फोर्स में जा सकते हैं और अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, जो पैरामिलिट्री फोर्स में ना जा पाया, 4 साल जिसके खराब हो जाएंगे वो क्या करेगा? सेना में जवान कहाँ से लाओगे? सेना में जवान की जरूरत नहीं है क्या? सेना हथियारों से युद्ध लड़ लेगी क्या? रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा, रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहा? क्योंकि उसके पास अच्छे सैनिक नहीं है, प्रशिक्षित सैनिक नहीं है। अच्छे सैनिकों की जरूरत है, आज देश को बचाने के लिए सेना में सैनिकों की जरूरत है। लॉयन क्लब्स भवानी
वो क्लब है जो प्रत्येक माह नेत्र जांच शिविर बिल्कुल निःशुल्क लगा रहा है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं आंखें ही हमारा जीवन है। यदि हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम बिल्कुल बेकार होंगे। हम किस तरीके से अपने कार्य को करेंगे और किस तरीके से जीवन के रंगों को देखेंगे, उसी को लेकर के प्रत्येक माह लॉयंस क्लब भवानी द्वारा निःशुल्क जांच शिविर कैंप लगाया जाता है। और आज भी मैं आपको बताती चलूं, कैंप में आज आए हुए मुख्य अतिथि द्वारा 20 जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। जब लॉयंस क्लब के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की गई तो उनकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताती चलूं कि पिछले माह 200 से अधिक लोगों ने अपनी नेत्र जांच कराई थी और इस माह भी काफी लोग जांच के लिए भी पहुंचे। और प्रत्येक माह कैंप लगाने का मेन मकसद यही है कि सभी को आंखों की रोशनी दी जा सके। जी हाँ, आंखों की जांच करने के बाद कुछ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाते हैं। दिल्ली साथ कर दिखाती है बच्चों को पहले पहले भी सही था, ये ठीक है, ये सही, ये बेहतर है ना। देखो, लायंस क्लब मेरठ भवानी जो है ये हर महीने कुछ नीडी लोगों को चश्मों का वितरण करती है। असहाय जो लोग हैं, ये हमने पिछले जुलाई में एक सत्र प्रारंभ हुआ था हमारा, और आज जो है 12 महीने हमारे ये वितरण करते हुए हो गया। लगभग रोजाना 15-20 लोग आँखों की जांच करते हैं, जांच होती है। और जितने भी नीडी लोग हैं, असहाय लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन्हीं को दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ लोग मतलब जो है, जैसे कहते हैं कि असहाय नहीं भी हैं, लेकिन वो भी आके और अपना जो है धींगा मस्ती से चश्मे ले गए। हमने उनको भी चश्मे दे दिए। हमने कहा कोई बात नहीं जी, ऐसा कैसे हो जाएगा जी। तो इस चीज़ से हमने अभी जो है ये 12 महीने हमारे पूरे हो गए। नया सत्र जो है, नया अध्यक्ष आएगा, वो देखेगा कि उसको इस प्रोजेक्ट को चलाना है या नहीं चलाना। लगभग हमने डॉक्टर साहब आप हमारे जो है जी 175 लगभग 175 पूरे वर्ष हमने चश्मों का वितरण करा है, ठीक नहीं। और जिसमें कुछ लोग तो वास्तव में इतने नीडी थे कि हमारा ही दिल खुश हो गया उनको चश्मा दे के। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको चश्मा दे के हमें ही दुख हुआ कि भाई ये आए और कैसे लेके चश्मा लेके जा रहे हैं। आज एक महिला आई है, 2 बार पहले चश्मे ले जा चुकी हैं कि मेरे चश्मे में स्क्रैच पड़ गया। हमने कहा जी हमने निर्धन लोगों के लिए करा है, क्लब के लोगों की मेहनत की कमाई का, हम लोग को गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा, मेहनत की कमाई से पैसा हमारा इकट्ठा होता है, वो हम ये देते हैं। थैंक यू भैया। एनएस डिग्री कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में आपको बताती चलूं, पंडित गंगादान मेमोरियल ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 2 दिवसीय ये महिला कबड्डी टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसके आज प्रथम दिन 20 राज्यों से 20 टीमें पहुंची और सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आए हुए मुख्य अतिथियों ने सभी टीमों का काफी उत्साहवर्धन भी किया और कहा कि इस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, खेल के प्रति जागरूक हो रही हैं। बहुत से गेम जैसा कि लुप्त होते जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो उनके कोच हैं उन्हें उभारने का प्रयास कर रहे हैं। आए हुए मुख्य अतिथि ने ये भी कहा कि जो लड़कियां खेल के माध्यम से खेल में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए इस तरीके के कंपटीशन बहुत जरूरी है, ताकि वो अपना प्रदर्शन कर सकें और आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिल सके। कॉलेज को ये सौभाग्य मिला है कि पहली बार
महिला टूर्नामेंट कबड्डी का इतने बड़े स्केल पर करा रहे हैं, जिसमें करीबन 18 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो मेरठ और दूसरे राज्यों से भी आई हुई हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर ऐसे महान आत्मा की याद में, और ये सौभाग्य है वो NS कॉलेज के दूसरे सेक्रेटरी थे और जिनके कार्यकाल में जहाँ आज हम बैठे भी हैं, इसका भी निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्हीं की याद में हम लोग उनका 100 साला बना रहे हैं और ये पहला टूर्नामेंट है। इसके बाद हम हॉकी का कराएंगे, उसके बाद भी कुछ और योजना है। पूरे साल उनकी याद में टूर्नामेंट होंगे और कुछ प्रोग्राम होते। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।